गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो क्लास है उसके अंदर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट जो क्लास थी अपनी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रजिस्टिविटी है वो क्या होती है उसके बारे में। दैट मीन्स फैक्टर्स डिपेंड्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने एक पॉइंट लिया था क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एक पॉइंट लिया था लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एक पॉइंट हमने लिया था मटेरियल का जो नेचर है वो, और फोर्थ पॉइंट जो है वो था आपका टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इस तरीके से 4 पॉइंट्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में स्टडी की थी। तो उसमें हमने सारी चीज़ें तकरीबन समझ ली थी। उसमें एक चीज़ बच गई थी, रजिस्टिविटी की डेफिनीशन। अगर हम बात करें तो रजिस्टिविटी की डेफिनीशन हम कैसे देंगे उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे रजिस्टिविटी की डेफिनीशन के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला निकला था आपके पास, उस फॉर्मूले में अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट ले लें और लेंथ भी यूनिट ले लें तो रजिस्टिविटी जो है वो जो कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स रो इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा। यूनिट लेंथ के जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। जैसे हमने एक ये कंडक्टर लिया, ऐसे एक कंडक्टर है हमारे पास में जिसकी लेंथ है L इज इक्वल्स टू 1 मीटर ऐसे, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर ऐसे ले लिया, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू रो हो जाएगा। इस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू रो हो जाएगा। ये सिचुएशन आपके सामने निकल के आएगी, ये है। तो इस चीज़ को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इसको वर्ड्स में कैसे लेके आएंगे, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख के बताता हूँ और उसे आपको नोट करना है और उसे हमें यूज में भी लेना है, क्योंकि रजिस्टिविटी पे बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, resistivity of material is the resistance of wire, made किससे बना हो, made of that material of unit length and unit cross section, unit area of cross section। ये आपकी लैंग्वेज बन गई है। ऐसे हम इसकी लैंग्वेज बना सकते हैं इस केस में, ठीक है। कैसे बनाएंगे, क्यों बनाया, कहाँ से बनाया, एक बार थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूँ। आपने लिखा था R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये इक्वेशन लिखी थी आपने। देयरफॉर रो L इज इक्वल्स टू RA एंड रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। ये रो की इक्वेशन आई थी आपके पास। इस रो की इक्वेशन में मैंने लिखा इफ A इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर एंड L इज इक्वल्स टू 1 मीटर, मतलब यूनिट ले लिया दोनों का। क्या ले लिया, यूनिट ले लिया। तो उस केस में क्या हुआ, 1/1 इज इक्वल्स टू, ये 1/1 हो गया और 1/1 की वैल्यू 1 है तो रो इज इक्वल्स टू R आ जाएगा। मतलब ये सिचुएशन आपके सामने निकल के आ जाएगी और उसी को हमने वर्ड्स में यहाँ पे डिफाइन किया है। रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर के इक्वल होगी, मेड ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस चीज़ से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये कल वाले जो लेक्चर था उसमें थोड़ा रह गया था, उसको मैंने अभी आपको समझा दिया है, इसको हमें समझना है। अब देखिए इधर आते हैं वापस। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स की। किसकी बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। कॉम्बिनेशन
combinations of registers, कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स। अब ये कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स है क्या, ये समझना है सबसे पहले तो हमें। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि जो भी सर्किट आप डिज़ाइन करते हो उस सर्किट में आपको अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंसेज की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब किसी सर्किट में आपको हाई रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है और किसी सर्किट में आपको लो रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। और रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट का एक वो पार्ट है जिसके बिना सर्किट कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। कंट्रोल्ड करता है पूरे सर्किट को रेजिस्टेंस। तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने पड़े जिनकी वजह से हम सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकें। ये जो रिक्वायरमेंट थी इसके अकॉर्डिंग हमने फिर कॉम्बिनेशन बनाने शुरू किए। और ये कॉम्बिनेशन जो है ये दो टाइप के बने, और वो दोनों टाइप क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए आप, नंबर एक टाइप था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। नंबर 2 था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो टाइप हमारे पास में बने हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से इन दो टाइप में हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए जो रेजिस्टेंस है वो एंड टू एंड कनेक्ट होंगे। एंड टू एंड कैसे कनेक्ट होंगे, एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब मान लीजिए कि आपके पास में एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, मैंने बता चुका हूं मैं आपको। और ये एक और रेजिस्टेंस है मेरे पास, इस तरीके से मान लीजिए, ये लीजिए। इस तरीके से दो रेजिस्टेंस हैं, एक R1 है एक R2 है, दोनों अलग अलग डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस है मेरे पास। इनको अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है तो एंड टू एंड कनेक्शन करेंगे। एंड टू एंड का मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकंड एंड सेकंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे ये कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। सिमिलरली एक और रेजिस्टेंस है R3, जैसे ये R3 है, ये लीजिए R3। तो R3 जो है वो कैसे कनेक्ट होगा, सेकंड जो रेजिस्टेंस है R2 उसके सेकंड एंड से और R3 का फर्स्ट एंड कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। और जो लास्ट में रेजिस्टेंस आएगा उसका जो फाइनल एंड है, सेकंड एंड ऑफ द लास्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस विद द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमने की लगा दी, ऐसे इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। और फिर इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और वो इक्विवेलेंट जो होगा वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ, और इसकी एक डेफिनेशन भी आपको बताता हूँ वो क्या होगी। देखिए आप, हाँ तो देखिए हम जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें मैंने अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू उनके कनेक्शंस बताने के बारे में समझाया था। अब उसी चीज़ को हमने एक लैंग्वेज में यहाँ पे राइट किया है, और कैसे उसको बोलेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ से, व्हेन ए नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर जॉइंड, व्हेन ए नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर जॉइंड एंड टू एंड सो दैट सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच। हर रजिस्टर के अंदर से सेम करंट फ्लो होगा, सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच, द रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे उनको कि रजिस्टर्स जो हैं वो किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड आर इन सीरीज। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वी कैन ड्रॉ ए डायग्राम। सपोज करते हैं कि हमारे पास में R1, R2, R3 एंड सो ऑन Rn रेजिस्टेंस है। कितने रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3 एंड Rn एंड सो ऑन Rn। तो उसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, जैसे मान लीजिए कि हमने एक रेजिस्टेंस लिया, ये है आपका Rn, R1 ये इसका एंड है, और दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास में ये है R2, और एक तीसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास में ऐसे
इस तरीके से ये है R3। इस तरीके से 3 रजिस्टर्स हमने ले लिए यहाँ पे, ये इनके एंड्स हैं, ऐसे एंड्स बना दिए हमने, ठीक है। तो देखिए सेम का सेम है एंड टू एंड, तो यहाँ से देखिए आप, इसका ये फर्स्ट एंड है, ये फर्स्ट है, और ये सेकंड है, और इसका ये फर्स्ट है, और इसका ये सेकंड है, और इसका ये फर्स्ट है, और इसका ये सेकंड है। इस तरीके से हमने इनको कनेक्ट किया। तो इसमें क्या है, R1 का सेकंड एंड R2 के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, R2 का सेकंड एंड R3 के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, एंड सो इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलेगा। अब जो लास्ट में जो रेजिस्टेंस आएगा फाइनली, उसका जो सेकंड एंड होगा वो हम यहाँ ले आए, और जो इनिशियल जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है उसका जो फर्स्ट एंड होगा उसको हम यहाँ ले आए, और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी, इस तरीके से यहाँ पे एक की लगा दी, और ये बन गया आपका सर्किट प्लस माइनस। ये हमने करंट फ्लो करवाया, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी आई करंट फ्लो होगा, इसमें भी आई करंट फ्लो होगा, इसमें भी आई करंट फ्लो होगा, और आई करंट बाहर निकलाएगा। मतलब सारे के सारे जो रेजिस्टेंस हैं उनमें सब में सेम करंट जो है वो फ्लो होगा। यहाँ पे कैसा करंट फ्लो होगा, सेम करंट फ्लो होगा, इस तरीके से, ठीक है। बट करंट तो सेम फ्लो हो रहा है, बट इनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन दी R1 एंड R2 एंड R3 सबका डिफरेंट होगा, ठीक है। तो उसको हमने दिखाया, सपोज कीजिए कि जैसे इसके अंदर V1 अप्लाई हो रहा है, इसके अंदर V2 अप्लाई हो रहा है, ऐसे दिखा दिया हमने, और इसके अंदर V3 अप्लाई हो रहा है, ऐसे दिखा दिया हमने, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई आपके पास। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाना चाहें, ये लीजिए इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ मैं इसका, और इक्विवेलेंट सर्किट के लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया ऐसे, और ये मान लिया मैंने RS, S फॉर सीरीज, मतलब इन सब रेजिस्टेंसेज का कॉम्बिनेशन आया हमारे पास RS, और उसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये आपकी की है, और प्लस माइनस करंट फ्लो हो रहा है I, और ये करंट I, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको दिखा दिया, और इसके ऊपर अप्लाइड पोटेंशियल है आपका V, ये V टोटल पोटेंशियल अप्लाइड। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। इस तरीके से हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग इसका मैथमेटिकली एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, मैथमेटिकली एनालिसिस करते हैं। और मैथमेटिकली एनालिसिस करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हों या हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें एक बात को याद रखनी है, वो क्या है कि ये जो सर्किट बनाया है हमने, इसके अंदर वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है, वेरिएबल जो वेरी कर रही है। आई वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा, हर रजिस्टर में आई की वैल्यू सेम बनी हुई है, ठीक है। R1, R2, R3 ये तो रेजिस्टेंस है जिनको हमने कनेक्ट किया था सर्किट के अंदर, तो इनके वेरिएशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे पास और वेरी करने वाली क्वांटिटी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो क्वांटिटी वेरी करती है उसी की हमें वैल्यू निकालनी है, जो क्वांटिटी वेरी करती है उसी की हमें वैल्यू निकालनी है। और उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे वेरी करने वाली क्वांटिटी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम V1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर V2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर V3 की वैल्यू निकालेंगे। ये वेरी कर रही हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए, नाउ वी कैन राइट टोटल पोटेंशियल V। टोटल पोटेंशियल कितना अप्लाई हो रहा है, V मान लिया। तो ये जो V है टोटल पोटेंशियल, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्विवेलेंट। किसके इक्विवेलेंट होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्विवेलेंट होगा। ऐसे हमने इसको एक इक्वेशन बनाया, नंबर फर्स्ट, ऐसे इक्वेशन बना दिया हमने इसको, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर हम V1, V2 और V3 की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, V1, V2 और V3 की वैल्यू पुट कर देंगे। और वैल्यू कैसे निकलेगी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहां से देखिए, सिंस
we know that क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, ohms लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है आपका, ठीक है। V इज इक्वल्स टू IR, ऐसे इक्वेशन बनाई हमने और इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग देयरफॉर V1 इज इक्वल्स टू IR1 एंड V2 इज इक्वल्स टू IR2 और एंड V3 इज इक्वल्स टू IR3, V3 इज इक्वल्स टू IR3। इस तरीके से हमारे पास में इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना रहेगा आपको, अगर ये सब इक्वेशन आ गई है तो इन सब की वैल्यूज जो हैं वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने लिखा यहां से, देखिए इस इक्वेशन में v इज इक्वल्स टू क्या है, IR, तो हमने लिखा पहले IR इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू IR1 और V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन बनी। अब देखिए यहां से हमने लिखा IRS, हमने क्या माना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस S माना है, क्या माना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस S और टोटल पोटेंशियल V, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको IRS लिख दिया इज इक्वल्स टू I सब में कॉमन है, देन R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे बन गया आपका, ठीक है। ये I से I कैंसिल हो गया, ये I और ये I कैंसिल हो गया है, देन RS इज इक्वल्स टू क्या बन गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या बन गया आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना था वो बन गया है आपका। अब इसी के अकॉर्डिंग आप n रेजिस्टेंस अगर इसमें कनेक्टेड हैं, कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं इसमें, n रेजिस्टेंस अगर इसमें कनेक्टेड है तो उसके अकॉर्डिंग हम n रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास में सॉल्यूशन आया। अब इस पूरे सॉल्यूशन से हमें कुछ कंक्लूजन्स मिले और वो कंक्लूजन्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो कॉम्बिनेशन है R1 R2 R3 और जो इनका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन आया है RS, तो ये जो RS होगा, ये RS इन R1 R2 R3 में जो हाईएस्ट वैल्यू वाला रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज़्यादा होगा, ये उससे भी ग्रेटर देन होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि इन सब का सम किसके इक्विवेलेंट है, RS के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 10 ओम है, ये 20 है और ये 30 है, तो ये R3 सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, तो RS कितना हो जाएगा, 30 20 60 हो जाएगा। तो RS जो है वो इसमें जुड़े हुए जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनमें से जो हाईएस्ट वैल्यू वाला रेजिस्टेंस है उससे भी ग्रेटर देन होता है हमेशा। ये बात हमें याद रखनी है। अगर उससे कम आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ये कंक्लूजन हमें एक याद रखना है। दूसरा जो कंक्लूजन है उस कंक्लूजन में आपको क्या पता चलता है, द वैल्यू ऑफ RS, ये जो है आपका, इसकी जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन इज हाईएस्ट वैल्यू, जो मैं आपको बता चुका हूं, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 सिंस RS इज द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेज, ऐसे इसको बोल सकते हैं हम लोग। और अब इसका जो सेकंड पॉइंट हम लेंगे उसमें हम लोग इसका कंक्लूजन निकालेंगे। वो क्या निकालेंगे, देखिए दो रजिस्टर्स जो होते हैं या तीन रजिस्टर्स जो होते हैं, जैसे R1 R2 R3 हमने 3 लिए हैं यहाँ पे, या फिर R1 R2 ले 2 लें, और उनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें तो उनका जो इक्विवेलेंट है वो उन रजिस्टर्स के सम के इक्विवेलेंट होता है। जो रजिस्टर कनेक्ट करने जा रहे हैं हम सर्किट में उनके सम के इक्विवेलेंट होगा वो, ये वाली चीज इससे हमें निकल के आती है। थर्ड जो चीज है, थर्ड जो पॉइंट इससे निकल के आता है वो क्या आता है, अगर R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn रेजिस्टेंस इसके अंदर कनेक्टेड हैं और वो रजिस्टर आइडेंटिकल हैं, कैसे हैं, आइडेंटिकल, तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा
वो क्या होगा, जैसे R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R4 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू Rn। मतलब सारे के सारे आइडेंटिकल हैं और n टाइम्स है। कितने टाइम्स आ रहे हैं, कितने टाइम्स कनेक्टेड है वो, n टाइम्स। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस को ले लीजिए और उसको n टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उनका सम करेंगे तो भी वही आएगा, और अगर उसको हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वही आएगा। तो क्या बन जाएगा, NR। क्या बन जाएगा, NR। ठीक है। और जो एक और जो कंक्लूजन है वो क्या है, वो देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी बताया आपको जब सर्किट बनाया था तब, वो कंक्लूजन है आपका द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स इज डिफरेंट। ये देखिए V1 V2 V3 पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस दी रजिस्टर्स, डिफरेंट रजिस्टर्स के लिए डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई होता है। It is higher across that resistance for which the value of resistance, ऐसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इनसे जो कंक्लूजन निकले हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं उनको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, और वो मैं आपको समझा भी चुका हूँ। फिर एक बार उसको थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। तो उसमें क्या करना है आपको, देखिए मैं पहले राइट कर देता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कंक्लूजन्स की जो सीरीज कॉम्बिनेशन से निकल के आए हैं। वर्बली मैंने आपको बताया और समझाया। अभी देखिए मैंने उनको थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे। अब सबसे पहले की बात करते हैं। तो when two resistors R1 R2 are in series, the equivalent resistance is RS is equals to R1 plus R2। फर्स्ट पॉइंट जो कि हमने इस मैथमेटिकल एनालिसिस में भी देखा है। सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ RS मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ R1 और R2 सिंस RS इज सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेज। ये चीज भी हमने बात की है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। इसके बाद देखिए द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब ऐसा हो तब इक्विवेलेंट कितना होगा, RS इज इक्वल्स टू N इंटू R, ये हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए लास्ट एंड फाइनल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स इज डिफरेंट। डिफरेंस रजिस्टर्स इज डिफरेंट। इट इज हायर अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस फॉर विच द वैल्यू ऑफ R इज मोर। ये बात हमें समझनी थी। ये आपका हो गया है, क्या हो गया है, ये आपका हो गया है, जैसे समझ में आ गई होंगी जो भी कॉन्सेप्ट हमने लिए हैं वो। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स की। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेटफुल डे, थैंक यू।